स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ, आपके साथ स्टूडियो में हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, प्रोफेसर संगीत रागे जी और समीर चौगांवकर जी हमारे साथ है। ब्रेक से पहले राहुल गांधी की बात हो रही थी, जिन्होंने अपनी पार्टी की एक बैठक में कहा कि मोदी सरकार 1 साल नहीं चलेगी। लेकिन अभी तो खबर कर्नाटक की सरकार से है, जहां कांग्रेस की सरकार है, और वहां एक बार फिर मुख्यमंत्री बदलने की चर्चाओं ने जोर पकड़ लिया है। ये भी सीजनल हो गया है, हर थोड़े दिनों में आता है फिर चला जाता है, आता है फिर चला जाता है। डीके शिव कुमार तो पता नहीं अब उन्होंने जोशी उच्ची को दिखाया कि नहीं दिखाया कि बार बार दिल्ली आने का कोई मतलब भी है कि नहीं है, लेकिन वो दिल्ली आ रहे हैं। कांग्रेस आलाकमान ने इनफैक्ट दोनों को, सिद्धरमैया को और डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार, दोनों को दिल्ली बुला लिया गया है। कल सुबह 11 बजे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर इनकी मीटिंग होगी। हालांकि अभी यह साफ नहीं है कि सिद्धरमैया और डीके शिव कुमार एक साथ खड़गे से मिलेंगे या फिर इन दोनों से अलग अलग मुलाकात की जाएगी। सीएम सिद्धरमैया आज शाम 7 बजे की स्पेशल फ्लाइट से दिल्ली आ रहे हैं और कर्नाटक में सरकार बनने के वक्त से ही सिद्धरमैया और डीके शिव कुमार के बीच में मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर के एक रस्साकशी चल रही है। कांग्रेस सरकार ने 20 मई को अपने 3 साल पूरे कर लिए हैं और वादा यह था कि 2.5 साल के मुख्यमंत्री बनेंगे। सिद्धरमैया अब चाहते हैं, 3 साल हो गए हैं, अगले चुनाव से पहले हर कोई थोड़ा वक्त चाहता है कि फेरबदल कर लो, कैबिनेट में जो असंतुष्ट लोग हैं उनको जगह दे दो, उनको सेटिस्फाई कर लो। वो चाहते हैं कि फेरबदल हो जाए। शिव कुमार चाहते हैं कि कोई कैबिनेट रीशफल ना हो, मुख्यमंत्री बदला जाए, और जो मुख्यमंत्री और वो जब मुख्यमंत्री बने उसके बाद फिर वो अपने हिसाब से रीशफल करें। और इसी बात को लेकर के ये मीटिंग बुलाई गई है। सिद्धरमैया ने जहां कल सुबह 11 बजे इसकी बैठक की खड़गे साहब की, उसकी पुष्टि की, वहीं डीके शिव कुमार ने कुछ इस पर साफ साफ नहीं बताया। I am invited to Delhi tomorrow. There is a meeting by 11 o'clock. I don't know the subject. But I am invited. Last night, Mr. Venugopal called me and intimated me the date and meeting. Once again, many speculations are surrounding, sir. Is your meeting High Command after a long time? Your meeting High Command after a long time. Many speculations are running around. Will it be a full stop? Speculations are always there. I don't know what did Surjewala tell me. I don't know. I'll ask him. If he asks me to come, I'll go. Otherwise, I'll be stay here. But there is important discussion related to Rajya Sabha and MLC seats, sir. You're a party Of course, whenever the party calls, we have to go. Otherwise, I will not go. Sir, is there a discussion over the CM issue, sir? I don't know about it. I don't want to comment on it. It is not my job. वैसे वो ठीक ही कह रहे हैं, उन्हें क्या पता होगा कि क्या होने वाला है दिल्ली की मुलाकात में। लेकिन ये बात सही है कि दोनों को बुला लिया गया है और 3 साल सरकार के पूरे हो चुके हैं। कायदे से, मतलब कायदा क्या होता है, क्या कायदा कहें पॉलिटिक्स में, वादे के हिसाब से डीके शिव कुमार को कुर्सी मिल जानी चाहिए थी, लेकिन क्या मिलेगी? समीर जी, अभी केरल में बड़ा एक इंटरेस्टिंग वाकया हुआ। केरल में जब सतीशन का शपथ ग्रहण समारोह था, उसमें डीके शिव कुमार भी गए थे, सिद्धरमैया भी थे, उसमें रेवंत रेड्डी भी थे, हिमाचल के मुख्यमंत्री भी थे। रेवंत रेड्डी से डीके शिव कुमार मिले, गले मिले, हाथ मिलाया और फिर उनसे कहते हैं कि भाई भी कर्नाटक का भी आना है शपथ ग्रहण समारोह में। तो रेवंत रेड्डी जोर से हंस दिए। वहाँ सुक्कू साहब खड़े थे, वो भी हंस दिए वहाँ पर। अब ये खबर वहाँ से स्टेज पर ही सिद्धरमैया को खबर लगी है, के.सी. वेणुगोपाल को भी वहाँ लगा कि डीके शिव कुमार ने ऐसा कहा है। तो वहाँ ये चल रहा था कि भाई डीके शिव कुमार मजाक कर रहे हैं, लेकिन ये लग रहा है कि वो मजाक नहीं था। शायद डीके शिव कुमार ये मान के चल रहे थे कि भाई अब केरल में तो आपने कर दिया, तो अब सभी मुख्यमंत्री को एक बार फिर मेरे शपथ ग्रहण में आना होगा। तो हो सकता है ये होने वाला हो। अब 34 तो मंत्री ऑलरेडी कैबिनेट के 34 ही रह सकते हैं वहाँ पे, तो रिशफल तो मुझे लगता होगा नहीं। तो हम भी हंस दिए नहीं, लेकिन आप ये एक और सीरियस नोट, कांग्रेस वहाँ के बहुत सारे विधायक जो हैं वो लगातार पिछले कई महीनों से दिल्ली आ रहे हैं, लगातार आ रहे हैं। वो सुरजेवाला जी से भी मिलते हैं, वो मल्लिकार्जुन खड़गे जी से भी मिलते हैं। सुरजेवाला जी दरअसल वो वहाँ के इंचार्ज हैं, प्रभारी हैं। सो पहली मीटिंग्स उनके साथ होती हैं और पहले फायर फाइटर भी वो होते हैं, आग बुझाने का काम पहला वो करते हैं। जब उनसे नहीं बुझती है तो फिर बाकी लोगों की, सीनियर और लोगों की जो है वो बारी आती है। साहब, डीके साहब की किस्मत खुलेगी? देखिए, बहुत समय से इंतजार कर रहे हैं वो, और ये बात चल रही थी क्योंकि अब जिस तरह से, एक तो सिद्धरमैया साहब ने बोला कि they have called me up and they have invited me, but they have not told me why. They have not told me. उसको वैसे तो समन करना कहते हैं। उन्होंने कहा इनवाइटेड। तो अब वो अगर समन किए गए हैं तो उसका कुछ मतलब हो सकता है। और अब 3 साल हो गए, 2.5 साल से भी ज़्यादा हो गए, 3 साल हो गए, और बहुत सारे विधायक शिव कुमार के, डीके शिव कुमार के साथ हैं। वो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि हो जाए। यदि अब भी नहीं करते कांग्रेस लीडरशिप, खड़गे साहब या राहुल जी,
तो मुझे लगता है और मुश्किल होगी। जो आपने शुरू में कहा था कि मोदी सरकार जाएगी कि नहीं जाएगी, इस सरकार को बचाए रखने पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि कैसे ये सरकार, हालांकि सरकार जाने की संभावना कम है। सब लोग देखिए, DK शिव कुमार भी खाटी कांग्रेसी, वो कहीं नहीं जा रहे है ना, और सिद्धारमैया भी कहीं जाने वाले नहीं हैं। लेकिन अब लगता है कि चुनाव से पहले यदि DK शिव कुमार को ये मिल जाए, कांग्रेस लीडरशिप ऐसा सोच रही हो, जैसे सतीशन के साथ हुआ। सतीशन वाला फैसला भी बड़ा फैसला था ना, भले ही हम लोगों को लगता हो, लेकिन वो हो गया है। और राजस्थान मध्य प्रदेश उनके पास है। यदि अब राजस्थान मध्य प्रदेश को ध्यान में रखते हुए और केरल को ध्यान में रखते हुए भी नहीं फैसला किया गया, तो कहा नहीं जा सकता कांग्रेस के लिए। सर, इसमें आपको गांधी परिवार का लेकिन मुझे संभावना लगती है कि जोड़ना है, एक लाइन जोड़ देता हूँ सर। कल भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन कर्नाटका में ही थे, येदियुरप्पा जी के घर हुआ, पार्टी संगठन की बैठक हुई, बनवाएंगे। तो उसमें येदियुरप्पा जी ने उनसे कहा कि भाई जो चल रहा है कांग्रेस के अंदर उसको लेकर, तो उन्होंने कहा कि भाई सरकार तो ये अपने आप हारेगी बुरी तरीके से, हमें कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ चुनाव का इंतजार करना है 2028 का। हम पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रहे हैं, इनको आपस में लड़ने दीजिए। आप कुछ कह रहे थे? नहीं, मैंने वही कहा। अच्छा, मैं इसमें एक्चुअली अभी आपने क्योंकि कर्नाटक केरला का भी जिक्र किया, तो वही एक पत्रकार जो कांग्रेस को बहुत समझते हैं, वो उन्होंने एक पोस्ट किया इसके ऊपर। आचार्य प्रमोद कृष्णम जो पूर्व कांग्रेस नेता और प्रियंका गांधी के बड़े कॉन्फिडेंट थे, प्रियंका जी के साथ मत जोड़िए ना। नहीं, मैंने कहा एक वक्त थे PM केरल, वैसे बता रहा हूँ क्योंकि उन्होंने नाम लिया है। तो वो जो पत्रकार हैं उन्होंने ये लिखा कि केरल के मुख्यमंत्री के फैसले के बाद बहुत से लोगों से मुलाकात हुई, इसमें कई केरल के पत्रकार थे और इनमें से ज़्यादातर संगठन महासचिव KC वेणुगोपाल के खेमे के लोग थे। और केरल में KC वेणुगोपाल के लोगों के बीच आम चर्चा ये है कि मुख्यमंत्री की लड़ाई में राहुल गांधी ने उनकी पीठ में और प्रियंका गांधी ने छाती में छुरा मारा। और इस पर प्रमोद कृष्णम जी लिखते हैं, हिसाब काफी पुराना था, मौका मिलते ही PG ने चुकता कर लिया। मतलब प्रियंका गांधी ने चुकता कर लिया हिसाब, किससे? KC वेणुगोपाल से, सतीशन को मुख्यमंत्री बना करके। यहां भी यही दोनों प्लेयर हैं, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी। सोनिया गांधी जी तो चले, वो हेड ऑफ द फैमिली हैं, लेकिन सोनिया गांधी का आश्वासन था DK शिव कुमार को, और प्रियंका गांधी भी इनके पक्ष में है, राहुल गांधी सिद्धारमैया के पक्ष में है। लेकिन वहां तो किसी को वेणुगोपाल के खिलाफ कह लीजिए या सतीशन के पक्ष में, दोनों एक हो गए, राहुल और प्रियंका। यहां क्या रोल होगा उनका, त्रिपाठी जी? नहीं, एक तो ये कि अगर राहुल गांधी का ये हाल है तो राहुल गांधी को फिर भ्रम फैलाना बंद कर देना चाहिए। पार्टी में बदलाव करेंगे, सुधार बड़े करेंगे, चेंजेज करेंगे, हम लड़ाई लड़ रहे हैं, मोदी को हटा देंगे। तो अगर राहुल गांधी की ये स्थिति नहीं है कि वो कुछ कर पा रहे हैं, तो फिर उनको ये भ्रम पहले तो दूर करना चाहिए। दूसरा, प्रियंका गांधी वाड्रा अगर इस तरह की स्थिति में है कि किसी को मुख्यमंत्री बनने से रोक पा रही हैं, तो फिर मुझे लगता है उन्हें थोड़ा एफर्ट अपने लिए भी लेना चाहिए, क्योंकि दूसरों को तो ठीक है रोक ले रही हैं, अपने लिए थोड़ा एफर्ट लेना चाहिए, क्योंकि उनकी भूमिका अभी तक तय नहीं हो पाई है, लंबा समय हो गया। और हमें तो वो याद है जब गुजरात में अधिवेशन हुआ था तो लोगों ने कहा कि ये गांधी जी के उस ऐतिहासिक जो अधिवेशन था उसकी याद दिला रहा है, और पता चला उसमें प्रियंका समर्थक लोग पहुंचे ही नहीं थे। गुजरात के अधिवेशन की बात कर रहा हूं। तो क्या पार्टी के भीतर कुछ गंभीर संकट दूसरा है जिसको हम लोग, परिवार का मसला है, निजी नहीं बोलना चाहिए? अगर ये प्रमोद कृष्णम ठीक लिख रहे हैं तो ये कौन सा हिसाब था जो चुकता किया है प्रियंका गांधी ने? प्रियंका गांधी और KC वेणुगोपाल क्या बराबरी, मतलब क्या बराबरी क्या है? इसका मतलब वही तो मैं कह रहा हूँ, गंभीर इसको आप समझिए ना। अगर प्रियंका को कोई हिसाब KC से चुकता करना पड़ा, इसका मतलब KC वेणुगोपाल जब से महासचिव संगठन है या उसके पहले से, जब से वो राहुल गांधी के विश्वास पात्र हुए, वो चुन चुन कर प्रियंका गांधी के लोगों को निपटा रहे थे। राजनीति में और कुछ तो होता नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर KC वेणुगोपाल प्रियंका के लोगों को निपटा रहे थे और प्रियंका कुछ नहीं कर पा रही थी, या अंत में कहें जिसको कहे कि सारा फैसला भैया ही ले रहे थे, तो भैया जो करता है सब ठीक ही करता है। बड़े घरों में आपने देखा है कि नहीं, भैया जो करता है सब ठीक करता है। जो घर का लड़का होता है तो क्या भैया सो रहा है अभी, तो इस टाइप की बात होती है। तो भैया जो करता है वो ठीक करता है। अगर है तो कांग्रेस बहुत गंभीर संकट में है। रायबरेली का क्या होगा? राहुल गांधी वायनाड से सांसद थे और प्रियंका गांधी रायबरेली से सोनिया गांधी की सीट पर चुनाव लड़ना चाहती थी। ऐसा कहा जाता है कि वो KC वेणुगोपाल है जिन्होंने राहुल गांधी को रायबरेली चुनाव लड़ने के लिए तैयार किया और प्रियंका गांधी को वायनाड भिजवाया। प्रियंका तो अपनी मां की सीट पर लड़ना चाह रही थी कि राहुल गांधी ऑलरेडी वायनाड से सांसद है, वो वहां कंटिन्यू करे और मैं सोनिया गांधी की सीट पर सांसद की यही दावा भी था, वो यूपी की लेगेसी है। और ये KC वेणुगोपाल ही थे जिन्होंने राहुल गांधी से कहा कि आप रायबरेली से चुनाव लड़िए और प्रियंका गांधी को आप वायनाड भेजिए। मुझे लगता है ये वही हिसाब होगा जो प्रियंका ही तो देखती थी ना सारा काम पूरा। दावेदारी उन्हीं की थी। सर, आप अगली खबर जोड़ रहा हूं, उस पर आप दोनों जो कमेंट कर दीजिएगा। अभी राहुल गांधी ये कह रहे थे,
अब डीएमके क्या कर रही है? डीएमके जिसका साथ छोड़ दिया कांग्रेस पार्टी ने, बल्कि राहुल गांधी ने साथ छोड़ दिया, डीएमके के तेवर कांग्रेस को लेकर क्या कह रहे हैं? तमिलनाडु में कांग्रेस ने जिस तरीके से पलटी मारी, स्टालिन उसको भूल नहीं पा रहे हैं। और खबर यह है कि स्टालिन के बेटे उदयनिधि ने अब कांग्रेस को जोंक कहा है, जोंक, लीच। उदयनिधि स्टालिन ने कहा है कि कांग्रेस एक जोंक की तरह दूसरों के कंधों पर पलने वाली पार्टी है। डीएमके ने कांग्रेस को अपने कंधों पर बैठाकर जीत दिलाई, लेकिन कांग्रेस ने सत्ता के लिए विजय की पार्टी को समर्थन करके डीएमके की पीठ में छुरा घोंप दिया। उदयनिधि ने यह भी कहा कि डीएमके की मेहनत की वजह से ही तमिलनाडु में कांग्रेस के 5 विधायक जीते हैं। जनता स्टालिन को मुख्यमंत्री बनाना चाहती थी, चलिए इस लाइन को भी छोड़ दीजिए, लेकिन वोट उनको जो मिला वो डीएमके की वजह से मिला। लेकिन कांग्रेस ने भरोसा तोड़ दिया है और उस पर अब भरोसा नहीं कर सकते। उदयनिधि स्टालिन ने कहा कि कांग्रेस की वजह से ही आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी इतनी मजबूत आपको दिखाई दे रही है। ये बात तो सच है सर। देखिए, ये और प्रधानमंत्री भी यही कहते हैं ना कांग्रेस के लिए, परजीवी पार्टी। देखिए, मुझे लगता है कि उदयनिधि ने बहुत जो है वो क्या कह सकते, बहुत ज्यादती कर दिया है कांग्रेस पार्टी के लिए। अब वो बेचारा जो कहाँ रहा, किसका पी रहा है, सब तो उसका पी रहे हैं, कांग्रेस पार्टी का पी रहे हैं। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि कांग्रेस पार्टी यदि दक्षिण भारत के अंदर तमिलनाडु में यदि थोड़ा कुछ भी है, 5 सीटें भी जीत करके आती हैं, 3 सीटें भी जीत करके आती हैं, यदि उसके सांसद जीत करके आते हैं, तो उसकी अपनी बदौलत नहीं है। यदि सच पूछे तो अपनी बदौलत यदि कांग्रेस पार्टी दक्षिण में खड़ी है, तो थोड़ा बहुत कर्नाटक में पूरी तरीके से खड़ी है, केरला के अंदर खड़ी है और तेलंगाना के अंदर खड़ी है। बाकी अन्य जगह कांग्रेस पार्टी अपने बदौलत, अपने वजूद के आधार पर कहीं नहीं खड़ी है। और जिस रफ्तार से, जिस तेजी से राहुल गांधी ने पाला बदला है, तो अब वो कैसे कहेंगे? कल नीतीश के लिए कहा करते थे पलटू राम, वो पलटू राम, बदल जाते हैं। राजनीति में कोई नैतिकता होती है या नहीं? सत्ता ही सब कुछ है। आप किस लिए गए भाई वहां पे? आप तो जिस पार्टी के साथ चुनाव लड़े, आपने उस गठबंधन को ही तोड़ करके आपने दूसरी जगह चल दिया। कम से कम भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू का गठबंधन तो पहले से था, बीच में टूटा ना, बीच में टूट करके वो तेजस्वी के साथ गए, फिर लौट करके चले आए। लेकिन यहां तो आपने गठबंधन के साथ थे, चुनाव साथ लड़ा था। ऐसे में कोई भी रीजनल पार्टी कांग्रेस पर विश्वास क्यों करे? ठीक है, यह एक महत्वपूर्ण सवाल रहेगा। ठीक है। कल दिल्ली में कल एक बड़ी सभा हुई। दिल्ली के लाल किला मैदान में देश भर के आदिवासी समाज के लाखों लोग जुटे और आरएसएस से जुड़े जनजातीय सुरक्षा मंच ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया था। इस कार्यक्रम का जो मुख्य उद्देश्य था वो ये था, मतलब एजेंडा कह लीजिए आप, उन ट्राइबल्स को या आदिवासियों को एसटी की सूची से हटाना, मतलब कि उनको शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा ना मिले, जिन्होंने ईसाई धर्म अपना लिया या इस्लाम धर्म अपना लिया। यह मांग 1967 और 1970 में भी उठी थी। इस कार्यक्रम में गृहमंत्री अमित शाह शामिल हुए थे। वहां उन्होंने 2 बड़ी बातें की। अमित शाह ने लाल किले से देश के तमाम आदिवासी समुदाय को गारंटी दी कि यूसीसी की कोई भी पाबंदी, यूनिफॉर्म सिविल कोड की कोई भी पाबंदी आदिवासी समाज पर लागू नहीं होगी। यह बड़ी गारंटी है। यूसीसी से जनजातीय समाज के किसी भी अधिकार का अतिक्रमण नहीं किया जाएगा। इसके बाद फिर अमित शाह ने धर्मांतरण पर प्रहार किया। उन्होंने कहा कि लोभ, लालच और जबरदस्ती से कोई भी देश में अब किसी का धर्म परिवर्तन नहीं कर सकता। कि हमारे संविधान निर्माताओं ने हर व्यक्ति को अपने मूल धर्म में स्वमान के साथ जीने का अधिकार दिया है। लोभ, लालच, जबरन कोई किसी का धर्म परिवर्तन नहीं कराने से। और मैं मानता हूं आज जो वनवासी कुंभ यहां पर है, वो अगर ठान कर जाता है हमारा जो भी धर्म है, वनवासी अनेक प्रकार की आस्थाओं से अपना जीवन ज्ञापन करते और उसी आस्थाओं से प्रकृति की पूजा करते हैं। और यही प्रकृति की पूजा हमें सनातन धर्म के साथ जोड़ती है। हमारा जो धर्म है, इसकी रक्षा करने का संकल्प आज दिल्ली के इस मैदान से लेकर जाना है और वो ही हमें हमारी संस्कृति के साथ भी जोड़कर रखेगा और हमारे देश के साथ भी जोड़कर रखेगा।
लाल किला मैदान में एक कार्यक्रम हो रहा था। अब सर मुझे ये बताइए कि इसके लिए इतना बड़ा कार्यक्रम, ये आरएसएस का कार्यक्रम था पहले तो, हाँ। तो इतना बड़ा कार्यक्रम क्यों रखा गया? इस पर तो मेरे ख्याल से कोर्ट्स की टिप्पणियां भी आ चुकी है कि भाई जो धर्म परिवर्तन कर लेता है उसको लाभ नहीं मिलना चाहिए। बनवासी कल्याण आश्रम का एक कार्यक्रम था। दरअसल जो आप बोल रहे हैं वो एससी कैटेगरी में लागू होता है, एसटी में नहीं होता। एसटी में नहीं है। ओके। और मजेदार बात है कि क्रिश्चियन मिशनरी ने बहुत शानदार एजेंडा चलाया। क्रिश्चियन मिशनरीज ने 60s के दशक में एजेंडा चलाया कि ये जो एसटी कम्युनिटी है ये हिंदू धर्म से इनका कोई जुड़ाव नहीं है, आप इनको सेपरेट रिलीजियस कोड दे दीजिए। यानी जब सेपरेट रिलीजियस कोड मिल जाएगा तो धर्म परिवर्तन कराने के बाद भी जो है उनका जो लीगल स्टेटस रहेगा वो एसटी का बना रहेगा। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, हिंदू संगठन, विश्व हिंदू परिषद, बनवासी कल्याण आश्रम इसके खिलाफ पूरे अभियान छेड़े हुए। एक रानी मां गांवदिली हुआ करती थी, मणिपुर से थी, वो 1978 में वनजोगी बालाजी देशपांडे के साथ मिली। तो उसके बाद उन्होंने भी पूरे आदिवासी समाज में, पूरे देश भर में घूम घूम करके अभियान चलाया था कि, और आप देखेंगे कि बनवासी कल्याण आश्रम का एक स्लोगन है, तू मैं रक्त एक, नगरवासी, ग्रामवासी, वनवासी, ये सब हम एक ही रक्त हैं, हम एक ही संतान हैं। तो इसी चीज को दोबारा से रीइंस्टेट करने के लिए जनजातीय समाज ने जो बॉटम लाइन आपने बताई कि भी कन्वर्जन के बाद आरक्षण का जो लाभ है वो एससी को नहीं मिलता, लेकिन एसटी में अभी भी ये चल रही है। आप ट्राइबल ही रहेंगे, आप लाभ लेते रहिए, चाहे ईसाई हो गए चाहे मुसलमान हो गए। जी, इसमें एक और चीज ध्यान दीजिए ना कि जब राहुल गांधी देश भर में घूम घूम के और आदिवासियों को अलग बताने की कोशिश करते हैं, वनवासी आदिवासी की बहस करते हैं, ये करते हैं, तो उस वक्त में जो जनजातीय संगम हुआ है, देश भर से 1.5 लाख, आप उनको जनजाति कहिए, आप उनको वनवासी कहिए, आप उनको आदिवासी कहिए, वो दिल्ली में आके कह रहे हैं कि हम भी भारतीय हैं जैसे आप हैं। वो भी जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं। वो अपने पारंपरिक परिधान में आए हुए हैं इस चिलचिलाती गर्मी में। वो दिल्ली को बता रहे हैं कि जो तुम अलग अलग, तुम्हारी राजनीति दूसरी तरह से होती है, तुम हमको देश से बांटने की कोशिश करते हो, ऐसा नहीं है। तो इसको इस तरह से देखना चाहिए। और कई बार लोग पूछते हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ करता क्या है, कई बार इस तरह के सवाल हो जाते हैं। ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का ही जुड़ा हुआ संगठन है जो लंबे समय से इसकी तैयारी करके दिल्ली में आता है, और दिल्ली की सड़कों पर ये लोग जिन जिन इलाकों से, क्योंकि ऐसा नहीं कि सीधे जाके लाल किला पे इन्होंने कर दिया, दिल्ली के अलग अलग रास्तों से अपनी पारंपरिक वेशभूषा में गुजरे हैं, इसको भी समझना चाहिए। एक तरफ राहुल गांधी बांटने की कोशिश कर रहे हैं, संघ जोड़ने की कोशिश कर रहा है। सर मैं आपको बंगाल की 2 खबरें छोटी छोटी रह गई थी, वो मैं आपको बता दूं। ये एक महत्वपूर्ण बात है जो प्रोफेसर साहब ने कही कि जब वो कन्वर्जन हो तो उसके बाद आदिवासियों का स्टेटस नहीं मिले, जो एससी में, ओबीसी में, जैसे अभी शुभेंदु जी ने आते ही लिस्ट को ठीक ठाक किया ना, करेक्ट किया, मुसलमान ने तो क्यों रिजर्वेशन, ऐसा ही आदिवासियों को लेकर चल रहा है। दूसरा जो बड़ा भ्रम है जो क्रिश्चियन मिशनरीज ने किया वो तो ये वाला था, हिंदू वाला, और ये बहुत लंबे समय कोशिश हुई कि उन्हें हिंदू ना माना जाए, मतलब ये पूरा कैंपेन ही ये चला। लेकिन दूसरा जो अभी बुलाने की वजह वो एक ये भी है, यूसीसी को लेकर भी बहुत सारा भ्रम आदिवासियों में फैलाया जा रहा है। आप देखिए अमित शाह जी का फोकस उस पर है, यूसीसी पर, कि भाई उसका असर आदिवासियों पर नहीं पड़ेगा। ठीक, वो एक बड़ा भ्रम हो रहा है, कमिटमेंट, तो वो भी एक बड़ी वजह है। सर 2 खबरें बताता हूं आपको। टीएमसी को पूर्वी कोलकाता में बने हुए अस्थायी मुख्यालय तृणमूल भवन को खाली करने का नोटिस मिल गया। ये खबर रह गई थी, बंगाल की जो खबरें बता रहे थे। इमारत के मालिक ने पार्टी से इमारत खाली करने को कह दिया है और उसको 2 महीने का वक्त भी दिया है। और बिल्डिंग के मालिक ने यह कहा है कि उनका कोई राजनीतिक मकसद नहीं है, ना ही वो ऐसा किसी दबाव में कर रहे हैं। इस मामले में टीएमसी की तरफ से अभी तक कोई बयान नहीं आया। उन्होंने कहा है कि एक तो मुझे अपनी सिक्योरिटी की चिंता होती है और दूसरा कि लीज खत्म हो रही है। तो मतलब खत्म भी हो रही, तो उन्होंने टीएमसी के मुख्यालय की लीज रिन्यू नहीं की। ये इतना बदल गया बंगाल। दूसरा, बंगाल पुलिस की एक खबर देखिए आप। ऐसी तस्वीरें बंगाल से तो मैंने कभी नहीं देखी, वो और प्रदेशों से कभी कभी आती हैं। गैंगस्टर्स के खिलाफ अभियान ये आपको इस वक्त दिखाई दे रहा है। इसी कड़ी में हावड़ा का ये वीडियो आया है जिसमें पुलिस गैंगस्टर आकाश सिंह को लेकर क्राइम सीन का रिकंस्ट्रक्शन करने के लिए पहुंची थी और उसको सड़क पर उसकी परेड कराई गई। और कैसे कराई गई वो आप देख रहे हैं, जांगिया बनियान में। जिस ये है कि भाई इसका खौफ निकालो, ये था गैंगस्टर, ये था गुंडा, तो गुंडे का ये हाल कर दिया है। ये वसूली गिरोह चलाता है, इस पर ये आरोप था। जी सर, टीएमसी का भवन छीन लिया गया, कार्यालय, और गुंडों की परेड हो रही है। देखिए टीएमसी के तो सिर्फ एक मकान मालिक ने कहा है, टीएमसी ने कम से कम 72 मकानों पर कब्जा करके रखा है वहां पर,
जिसका न भाड़ा देते न कुछ देते, उल्टा मकान मालिक से बिजली का बिल भी भरवाते थे धमकी देके, इस्तेमाल करते थे, उसका बिजली का बिल भी नहीं भरते थे। ऐसे 72 मकान हैं जहाँ टीएमसी ने अपने तमाम कार्यालय कब्जा करके चला रहे थे। मुझे लग रहा है वो सारे धीरे धीरे अब खाली होने वाले हैं। और ये आकाश सिंह की बात है तो मुझे लगता है जिस तरीके से शुभेंदु अधिकारी ने कहा था कि भाई अब उत्तर प्रदेश जैसा यहाँ पे शासन चलेगा, जितने भी अपराधी है, जितने भी गैंगस्टर से या तो बंगाल छोड़ के चले जाए या अपना काम धंधा नया शुरू कर दे, गुंडागर्दी छोड़ दे। और मुझे लग रहा है जिस तरीके से आकाश सिंह ने वहाँ पर टीएमसी के नेताओं के शरण के अंदर जिस तरीके से वसूली का अभियान चलाया, जमीनों पर जिस तरीके से उसने कब्जा किया, जिस तरीके से उसने वहाँ मारपीट की, उसके खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज नहीं होती थी, आज शुभेंदु अधिकारी ने बता दिया है कि भाई सरकार बदली है तो कानून का राज आ गया है। आकाश सिंह की जिस तरीके से परेड निकाली गई है और अभी वो संदेश खाली वाला जो है उसको भी जिस तरीके से लेकर गए थे अभी कुछ दिनों के पहले, तो अभी शुरुआत होगी बंगाल के अंदर। जितने अपराधी है वो इसी तरीके से परेड करते हुए दिखेंगे। मुझे लगता है कि जेल के शिक्षकों के पीछे नजर आएंगे।